गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए हिंदी की कुछ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष में कौन सा समास है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो चार ऑप्शन है: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अव्ययीभाव समास। तो प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास वो होता है जो कि अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है। और अव्यय और संज्ञा के योग से बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि अव्ययीभाव समास में प्रथम पद, जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, वो प्रधान होता है। तो अगर पूछ लिया जाए अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। कैसे? जैसे सत्य लिखा है तो सत्य में आप ऐड कर दीजिए आ, तो क्या हो गया? असत्य हो गया। तो इसमें पूर्व पद प्रधान है, मीन्स आ, है ना। और दूसरा नंबर जो समस्त पद होता है वो किसी भी लिंग, वचन, इन सब के कारण नहीं बदलता है। अव्ययीभाव समास के अगर और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे आजीवन है, दिनों दिन है, हर जगह है और अभूतपूर्व। तो क्लियर है, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। इसके और उदाहरण कौन से हैं? आजीवन, दिनों दिन, हर जगह है, अभूतपूर्व, है ना। और अव्ययीभाव समास में जो प्रथम पद, जिसको पूर्व पद कहते हैं, वो प्रधान होता है। अगला देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन, मनोरम का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ ये बताना है कि मनोरम का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका चार ऑप्शन: मन धन ओरम, मन धन रम, मनोधन रम और मनः धन रम। तो जो मनोरम का सही रूप है वो है आपका मनः क्या है? मनः धन रम। ये मनोरम का सही रूप है ना। मनोरम का जो सही रूप है वो क्या है? मनः धन रम। अच्छा, एक चीज़ और है। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए, द्वंद्व का समास क्या होता है। तो द्वंद्व जहाँ पर योग का भाव, जैसे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल की बात किया जाए, खरा खोटा, है ना, खरा और खोटा, गुण दोष, राजा प्रजा, मीन्स राजा और प्रजा, नर नारी। बात किया जाए तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल जैसे गुड़ भरा, मदान्ध, रसोई घर, पितृ गृह, है ना। और देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास की बात किया जाए तो बहुब्रीहि समास जैसे आपका चतुर्भुज है ना, पतिव्रता, पीताम्बर, दशानन, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास अपने दोनों पद को छोड़कर वो उसमें तीसरा पद प्रधान रहता है। जैसे जो है आप दशानन, तो दशानन 10 हैं जिसके आनन, अर्थात रावण। तो इसमें रावण जो है क्या है? प्रधान पद है। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पर। मनोरम का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोरम का संधि विच्छेद होगा मनः धन रम होगा। क्या होगा? मनः धन रम है। और ये मनोरम जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनोरम कौन से संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्लियर। यहाँ पर ध्यान देना, रूल क्या, जैसे आपका इसी तरह मनोयोग की बात किया जाए तो जब मनोयोग को ब्रेक किया जाएगा तो हो जाएगा मनः धन योग। जब सरोवर को ब्रेक किया जाएगा तो हो जाएगा सराह धन वर, मीन्स सरोवर। सराह धन वर क्या हो जाएगा? सरोवर। क्लियर है ना। तो यहाँ पर इतना क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत? तो ये आपका विसर्ग संधि का, मनोरम मनः धन रम हुआ, विसर्ग संधि का उदाहरण है। और कौन से उदाहरण है? आपका मनोयोग जैसे मनः धन योग, है ना। सरोवर जैसे सराह धन वर है, सराह धन वर। क्लियर है। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? इसमें बताना है कि मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है। 3 ऑप्शन है, वीरांगना, पुरुष जैसी, पुरुषत्ववान और जो है लड़ाकू, है ना। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें जो मर्दानी का अर्थ निकलता है वो निकलेगा पुरुषत्ववान निकलेगा, पुरुषत्ववान निकलेगा। ध्यान देना, वीरांगना लोग गलत लगा देते हैं, गलत हो जाता है, पुरुषत्ववान निकलेगा, है ना। पुरुषत्ववान को आप वीरता कह सकते हैं, शूरता कह सकते हैं, अथवा जो है वीरोचित भी आप कह सकते हैं। क्लियर है ना, वीरोचित भी आप कह सकते हैं। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, 4 ऑप्शन है, सवर्ण, दूसरा कुलीन, और तीसरा अभिजात, और चौथा जो है श्रेष्ठ। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहा जाता है कुलीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं, सवर्ण नहीं, वो अलग अर्थ देता है ना। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं कुलीन कहते हैं। अगला देखिएगा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है ये लिखी जाती है आपकी, हाँ पहले ऑप्शन क्या है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी और जो है सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा जो है ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि की बात किया जाए तो देवनागरी लिपि में 52 अक्षर होते हैं, है ना, जिनमें से जो 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि में 52 वर्ण होते हैं, मतलब 52 अक्षर होते हैं, और जो 11 स्वर होते हैं और 31 व्यंजन होते हैं। बात किया जाए गुरुमुखी की, तो गुरुमुखी लिपि जो है पंजाबी भाषा की लिपि होती है। अगर बात किया जाए पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है आपका गुरुमुखी है। वो क्या है? गुरुमुखी है। और गुरुमुखी लिपि में 35 अक्षर होते हैं। गुरुमुखी लिपि में कितने अक्षर होते हैं? तो गुरुमुखी लिपि में जो है 35 अक्षर होते हैं, है ना, 35 अक्षर होते हैं। क्लियर। 35 अक्षर में बात किया जाए तो पहले के जो 3 वर्ण होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि वही जो है स्वर का बेस होते हैं, स्वर वर्णों का आधार बनाते हैं। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ बात किया जाए ब्राह्मी, तो ब्राह्मी लिपि जो है ये जो है प्राचीन भाषा की लिपि है। ब्राह्मी लिपि जो है प्राचीन भाषा की लिपि है, जिससे कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि जो है प्राचीन भाषा की लिपि है, जिससे कई एशियाई लिपियों का जो है विकास हुआ है। क्लियर। तो यहाँ हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, और जो है ये प्राचीन भाषा की लिपि जो है ब्राह्मी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अजेय, असमान, अनुपम, सर्वश्रेष्ठी। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अनुपम कहते हैं। यहाँ कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। अद्वितीय भी होता है, अद्वितीय ऑप्शन में है नहीं तो इसलिए अनुपम लगाया जाएगा। अनुपम या अद्वितीय एक का मतलब एक ही है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसका आंसर होगा अनुपम होगा। और असमान का मतलब, असमान का मतलब जो किसी के समान ना हो। असमान का मतलब हुआ जो किसी के समान ना हो वो असमान है। और सर्वश्रेष्ठ मीन्स क्या हुआ? तो सर्वश्रेष्ठी का मतलब हुआ जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो वो सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ। अजेय की बात किया जाए तो अजेय का मतलब क्या हो, ये तो सबको पता रहता है, जिसे जीता ना जा सके वो होता है अजेय होता है, जिसे जीता ना जा सके।
क्लियर। तो यहाँ पर जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अनुपम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। और जो किसी के समान ना हो उसे जो है असमान, दोनों में कन्फ्यूजन है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अनुपम या अद्वितीय कहते हैं, है ना। और जो किसी के समान ना हो, देखो, जो किसी के समान ना हो उसे कहते हैं असमान कहते हैं। क्लियर, कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगा। अगले चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ सही बताना है कौन सा वाक्य या सेंटेंस सही है ना। तो यहाँ पर है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, है ना। दूसरा मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। तो इसमें जो सही होगा ये पहला ऑप्शन होगा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यही वाला ऑप्शन आपका सही है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। चलिए आगे देखिए, करुण का विलोम है ना। करुण का विलोम है तो ऑप्शन है निष्ठुर, कड़ा, मुलायम, निर्दयी। अब बताइए, जो करुण का विलोम है वो निष्ठुर है। करुण का विलोम क्या है? निष्ठुर है। और ये मुलायम का विलोम होता है कड़ा या टाइट। मुलायम, सॉफ्ट, मुलायम का विलोम होता है कड़ा। क्लियर है ना। यानी मुलायम और कड़ा ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, है ना। और जो निर्दयी है, निर्दयी का जो विलोम होता है वो दयावान होता है। तो करुण का विलोम निष्ठुर है, मुलायम का विलोम कड़ा, या कड़ा का विलोम मुलायम, और जो निर्दयी है, इस निर्दयी का विलोम जो होता है वो क्या होता है? दयावान होता है। निर्दयी का विलोम दयावान। तो क्लियर। अगला देखिएगा यहाँ पर, मिर्जापुर जनपद के प्रख्यात हिंदी आलोचक का क्या नाम है ना। यहाँ ये बताना है, मिर्जापुर के प्रख्यात हिंदी आलोचक का क्या नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास चटर्जी, हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिर्जापुर जनपद के प्रख्यात जो हिंदी आलोचक का नाम है वो क्या है? वो क्या है भाई? रामचंद्र शुक्ल, मीन्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और एक चीज़ और, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ पर? 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। लेकिन इनके पिताजी को ये मतलब मिर्ज़ापुर में कानून गो की नौकरी मिली थी, है ना। और जब इनके पिता को मिर्ज़ापुर में कानून गो की नौकरी मिली तो ये वहीं जाकर क्या कर रहने लगी, वहीं पर जाकर ये रहने लगी। क्लियर हुआ ना। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, कहाँ पर? देखिए यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बेमेल शब्द का चयन करना है। मधु, शहद, दूध और शराब। तो मधु, शहद, दूध और शराब में से क्या करना है? बेमेल शब्द का चयन करना है। तो बताइए कौन सा शब्द बेमेल है ना। तो यहाँ पर जो बेमेल शब्द है वो है दूध है। वो क्या है? दूध है ना। अब दूध क्यों है? दूध क्यों है? क्योंकि ये जो मधु का समानार्थी होता है शहद होता है, शराब होता है ना, बसंत ऋतु होता है, और जो आपका कुसुमासन होता है, मकरंद होता है, पुष्पासन होता है, माक्षिक होता है। मतलब दूध जो है ये मधु, शहद, शराब ये तीनों समानार्थी शब्द हैं, है ना। ये तीनों क्या समानार्थी शब्द हैं, लेकिन दूध जो है अलग शब्द है आपका। दूध जो है होता है वो कैसा शब्द है? अलग शब्द है। अगला देखिए नृत्य, ये क्या लिखा है? नृत्य, है ना। नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा? नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा? नाचना, नचाना, नाच और नृत्य। तो बताइए नृत्य का तद्भव रूप जो है नाच है आपका। नृत्य का तद्भव रूप क्या है? नाच है आपका। चलिए यहाँ पर आगे आते हैं, ये देखिए देख सकते हैं आप, नृत्य का जो तद्भव रूप है वो नाच है। अगला देखिए, अपने कथन की सत्यता कीजिए प्रकट, हाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करके, है ना। सत्यता प्रकट कीजिए कि सत्यता सिद्ध कीजिए, या सत्यता प्रमाणित कीजिए, या सत्यता व्यक्त कीजिए। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए?
यहाँ पर तो देखिए सत्यता को प्रमाणित किया जाता है, तो यहाँ जो सही शब्द होगा सी वाला होगा। सही शब्द क्या होगा? सी होगा, सी नंबर। तो अपने कथन की सत्यता क्या करिए? प्रमाणित कीजिए। सही ऑप्शन ये होगा, सत्यता होगा। चलिए अगला देखिए, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है ना। मतलब गोदान कैसा उपन्यास है? राजनैतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, या जो है ऐतिहासिक है, ये बताना है। तो यहाँ पर गोदान है ना, तो गोदान जो आपका सामाजिक उपन्यास है। प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है ये कैसा उपन्यास है? ये जो है सामाजिक उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास। और दूसरा नंबर प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है और साथ में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास, यानी बात किया जाए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम उपन्यास क्या है प्रेमचंद जी का? तो गोदान है ना, गोदान है। और ये किस पर है? सामाजिक जीवन पर, मतलब गांव के सामाजिक जीवन पर और उनके रहन सहन परिवेश का वर्णन इसमें किया गया है ना। इतना क्लियर? तो गोदान जी की और कोई महाकाव्य रचना क्या है? तो आप बता सकते हैं ग्राम्य जीवन है ना, जो कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। क्लियर? ये कई सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट बताना, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? रेतु, पंडित, हंस, आचार्य। कौन सा इसमें स्त्रीलिंग है? तो इसमें देखिए ऋतु जो है ना, ऋतु आपका स्त्रीलिंग है। बाकी पंडित, हंस, आचार्य ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऋतु जो है आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15, जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो उसे कहा जाता है किम कर्तव्य विमूढ़, है ना, किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। और अनजान का मतलब क्या हुआ? अनजान का मतलब हुआ ना जानने वाला। अनजान का मतलब क्या हुआ? ना जानने वाला। और अज्ञानी मतलब क्या हुआ? जो कुछ नहीं जानता हो। कर्तव्यहीन मतलब जो अपने कर्तव्य से हीन हो। क्लियर है ना? तो किन कर्तव्य विमूढ़ का मतलब जो अपने कर्तव्य को, मतलब उसे या ना, उसे ये नहीं मालूम है कि क्या करूं और क्या ना करूं, उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़म। क्लियर है ना? किम कर्तव्य विमूढ़, ये चीज़ कहा जाता है। क्लियर? तो ये 15 क्वेश्चन आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से रिवीजन हम लोग करते हैं। क्लियर? आ जाइए 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा, रिवीजन कीजिए फटाफट। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। मनोरम का संधि विच्छेद क्या है? तो मनाह धन रम, डी ऑप्शन। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाले रानी थे। इसमें मर्दानी का अर्थ क्या है? पुरुषत्ववान है। अगला, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? कुलीन कहा जाता है। अगला, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे जो है क्या कहा जाता है? उसे अनुपम या अद्वितीय कहा जाता है। और असमान का मतलब हुआ, असमान का मतलब क्या हुआ? बताइए, जो किसी के समान ना हो। कन्फ्यूजन दूर रखना। असमान मतलब जो किसी के समान ना हो, अनुपम मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अगला देखिए, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, आपका ए ही ऑप्शन सही है। करुण का विलोम क्या है? निष्ठुर है आपका। मिर्ज़ापुर जनपद के प्रख्यात हिंदी आलोचक का नाम क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला जो है यहाँ पर बेमेल शब्द का चयन करना। मधु, शहद, दूध, शराब में से जो है दूध बेमेल शब्द है, क्योंकि जो मधु, शहद और शराब है ये आपका समानार्थी शब्द है। नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा? तो नाच होगा। अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए, सी ऑप्शन होगा। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान, गोदान जो उपन्यास है ये सामाजिक उपन्यास है। अगला, कौन सा स्त्रीलिंग है? तो ऋतु जो है स्त्रीलिंग है। अगला, जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो उसे जो किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। क्लियर है ना? तो ये था आपका 15 क्वेश्चन। आई होप समझ में आया हो, समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।